Good morning, students. Students, today we are starting with a new chapter of coordinate geometry from our textbook, from the syllabus which we have. The chapter is very easy. If you listen to me carefully, you will find it very easy. In fact, the problems are very straightforward. When the question comes from the coordinate geometry part in your paper, the questions are very straightforward. So if you pay attention towards the smaller concepts of the topic or the introductory lecture, you will find the chapter as quite easy. So moving ahead with the chapter, I start with the chapter of कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. सुनो ध्यान से. देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कंसेप्ट है, ये जो कंसेप्ट है ये ज्योमेट्री का एक हिस्सा है. मतलब नॉर्मल ज्योमेट्री जो हम पढ़ते हैं नॉर्मली, जो प्लेन्स पे वो ट्रायंगल और सर्कल्स और ये सब जो ज्योमेट्री पढ़ते हैं, उनसे ये ज्योमेट्री थोड़ी सी अलग है. सिर्फ इनको बनाने का तरीका अलग है. हालांकि वो सारी चीज़ें इन पे भी अप्लाई होती हैं. ट्रायंगल, सर्कल सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बनता है. लेकिन ये कंसेप्ट कैसे काम करता है पहले आपको वो समझाता हूँ. जैसे आप धीरे धीरे बड़े होगे, आप आगे की क्लासेस में जाओगे, आपको ये कंसेप्ट और डेप्थ में समझ में आएगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसे काम करता है. अगर मैं बात करूँ आपके लेवल पे अभी, कि किसी ने आपसे पूछा कि भाई क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो उसको मैं बताता हूँ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना. ठीक है, ध्यान से देखो. सपोज आपके पास एक प्लेन सरफेस है. ये कॉपी का जो पेज है मेरे पास में, ये एक प्लेन सरफेस है. अब इस प्लेन सरफेस पे देखो, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करके रखा हुआ है. दिख रहा है हम सबको ये पॉइंट. भाई पॉइंट मार्क करा है तो उसको ए पॉइंट तो नहीं बोलूँगा, ए पॉइंट तो मैं उसको एक कुछ नाम दे देता हूँ. मान लो मैंने उसको नाम दे दिया एल. किसी भी पॉइंट को नाम देना बहुत ज़रूरी रहता है ना उसको. और नाम हमेशा आप किसी भी पॉइंट को कैसे देते हो, हमेशा इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर्स से. कोई भी पॉइंट अगर मैंने प्लेन सरफेस के ऊपर मार्क करके रखा है, प्लेन मतलब मेरा जो अभी प्लेन सरफेस है, इट रिजेंबल्स अ कॉपी पेज आउट हियर. इट कुड बी अ प्लेन वाइट बोर्ड, इट कुड बी अ प्लेन वॉल, एनी प्लेन सरफेस. ठीक है, तो यहां पे मैंने एक पॉइंट मार्क करा. अब बट नेचुरल है, मैंने 4 बच्चों को बुलाया ABCD करके और उनसे पूछा कि भाई ये प्लेन पर इस पॉइंट की पोजीशन बताओ. तो किसी ने मुझे बताया कि सर ये वाले एज से इतना नीचे है, ए बच्चे ने. दूसरा जो B स्टूडेंट आया, उसने बताया कि सर ये लेफ्ट वाले एज से इतना यहाँ पे शिफ्ट करा हुआ है, इतना सरक के है लेफ्ट वाले एज से. किसी ने मुझसे बताया कि भाई सर ये राइट वाले एज को देखो, ये यहाँ से इतना दूर है. C वाले ने ये जवाब दिया. और D वाले ने जवाब दिया कि सर ये नीचे वाले एज से इतना ऊपर है. सभी सही जवाब दे रहे थे, कोई गलत जवाब नहीं दे रहा था, लेकिन हर किसी का पर्सपेक्टिव अलग अलग था. A ने ऊपर के हिसाब से जवाब दिया, B ने साइड के हिसाब से जवाब दिया, C ने ये वाली साइड के हिसाब से जवाब दिया और D ने नीचे वाली साइड के हिसाब से जवाब दिया. चारों के जवाब अपनी जगह सही थे, गलत कोई भी नहीं बोल रहा था. लेकिन अगर मैं समझने वाला हूं कोई कंसेप्ट, मुझे कोई चीज़, मैं तीसरा आदमी हूं जो कि ABCD के ग्रुप में बाहर से आया और चारों ने मुझे ये एड्रेस बताया कि भैया यहाँ से इतना दूर. किसी ने बताया नहीं भैया यहाँ से इतना दूर, वहाँ से इतना दूर, वहाँ से इतना दूर. तो ऑब्वियसली जो नया आदमी रहेगा, जो उस ग्रुप में एंटर करेगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा. बोलेगा यार मैं किसकी बात मानूं. वो अब सब लोग सही बोल रहे हैं तो वो बोलता है यहाँ से ही रहा, यहाँ से ले लो. कोई बोलता है यहाँ से ले लो, कोई बोलता है वहाँ से ले लो. बोलता है यार ये ऐसे तो हर कोई अपने हिसाब से चलता रहेगा, हर कोई अपने हिसाब से बताता रहेगा. तो मैथमेटिशियंस ने सोचा कि यार ये अगर प्लेन पे कोई पॉइंट बनाया जाए और उस पॉइंट की आपको प्रिसाइज लोकेशन चाहिए, तो उसके लिए कुछ ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रहे.
वरना हर देश अपने हिसाब से चलेगा, कोई बोलेगा यहाँ से, कोई बोलेगा वहाँ से, कोई बोलेगा वहाँ से, कोई बोलेगा यहाँ से। इससे समझने वाले को बहुत तकलीफ होने लगेगी, क्योंकि उसको ये बार बार अपना प्लेटफॉर्म चेंज करना पड़ेगा। नहीं यार, यहाँ वो लोग इस हिसाब से चलते हैं तो वैसे चलो, वो लोग उस हिसाब से चलते हैं तो वैसा चलो। तो मैथमेटिशियंस ने भी सोचा नहीं यार, अपने पास एक स्टैंडर्डाइजेशन रहना चाहिए, अपने पास एक स्टैंडर्ड तरीका रहना चाहिए किसी भी प्लेन सरफेस पे किसी पॉइंट की लोकेशन निकालने के लिए। और इसी कारण से इस प्रॉब्लम को देखते हुए ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बर्थ हुआ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक तरीके से प्लेन सरफेस के ऊपर आने वाले पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने की ज्योमेट्री है ना। तो अब देखो कैसे एक्सप्लेन करता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहली जो बात सिखाई जाती है वो ये बताई जाती है कि आप जब किसी भी प्लेन सरफेस पे कोई काम कर रहे हो तो हमेशा आप उस प्लेन सरफेस को 4 पार्ट्स में ब्रेक करो। आप हमेशा उस प्लेन सरफेस को 4 पार्ट्स में ब्रेक करो। ये 4 पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, इन 4 पार्ट्स को नंबरिंग करो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये देखना, ये नंबरिंग हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही होनी चाहिए। मतलब कभी भी गलती से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नहीं लिखना। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये नंबरिंग होनी चाहिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है। अब आपको बताया गया कि ये जो आपने 4 पार्ट्स बनाए हैं ये कुछ नहीं, इन 4 पार्ट्स को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की लैंग्वेज में कहा जाता है क्वाड्रेंट। इनको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की लैंग्वेज में कहा जाता है क्वाड्रेंट। ये एक क्वाड्रेंट है, ये एक क्वाड्रेंट है, ये एक क्वाड्रेंट है, ये एक क्वाड्रेंट है। मतलब कोऑर्डिनेटरी ज्योमेट्री में जो हम ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, दिस स्ट्रक्चर सपोर्ट्स इन इटसेल्फ 4 क्वाड्रेंट्स। 4 क्वाड्रेंट्स को ये अपने अंदर सपोर्ट करता है। ये जो 2 लाइनें मैंने आपके सामने बनाई हैं, वी हैव अ हॉरिजॉन्टल लाइन, वी हैव अ वर्टिकल लाइन। The horizontal line always represents the x-axis and the vertical line always represents the y-axis। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन हम मानते हैं। लेकिन हाँ, अगर किसी ने इसको चेंज कर दिया तो कर सकता है, लेकिन जनरली करते नहीं है। यही स्टैंडर्ड नोटेशन माना जाता है कि द एक्स एक्सिस शुड बी द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड द वाई एक्सिस इज द वर्टिकल एक्सिस। और ये है क्या? ये एक तरीके से नंबर लाइन है। ये जो आपको यहाँ पे लाइन बनी हुई दिख रही है ना, ये नंबर लाइन है। ये बीच में आता है 0, यह यहाँ पे आया 1, यहाँ पे आया 2, 3, 4, 5। अब एक्स एक्सिस के इस तरफ तो पॉजिटिव नंबर्स आते हैं नंबर लाइन के, 0 के इस तरफ नेगेटिव नंबर्स आते हैं। तो -1, -2, -3। ऊपर वाई एक्सिस में पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, 1, 2, 3। नीचे नेगेटिव आते हैं, -1, -2, -3। तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन, है ना। जब आप किसी प्लेन सरफेस के ऊपर ये ऐसा चार्टिंग कर देते हो, ऐसा स्ट्रक्चर बना देते हो, तो वो जो प्लेन सरफेस होता है वो सादा प्लेन सरफेस के नाम से फिर नहीं जाना जाता, उसको कहा जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन। उसको कहा जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन।
आया ये बात समझ में? अगर ये प्लेन सरफेस के ऊपर मैं ऐसा चार्टिंग नहीं करूं और इसको सादा ही कोई पॉइंट कहीं भी मार्क करके इस पे काम करना चालू कर दूं, तो वो सादा सिर्फ प्लेन सरफेस ही कहलाता है। ये बात ध्यान रखना। और अगर किसी प्लेन सरफेस के ऊपर आपने ऐसी चार्टिंग कर दी, आपने ऐसा डायग्राम बना के रख दिया, और अब आप किसी पॉइंट की लोकेशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसे प्लेन को तब सादा प्लेन ना कहकर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन कहा जाता है, अगर ऐसा डायग्राम उस प्लेन के ऊपर निकाल लिया गया है तो। बात करते हैं ये एल वाले पॉइंट की, यहीं से हमारा डिस्कशन चालू हुआ था। तो नॉर्मल जब मैंने आपको बताया वो 4 लड़के जो आए थे ABCD, वो चारों तो सही बोल रहे थे, लेकिन चारों का जो इंटरप्रिटेशन था हर किसी का अपने हिसाब से था। अब हर कोई अगर अपने हिसाब से चलेगा, अपनी कंट्री में हर कोई अपने रूल्स बना लेगा, तो पूरे वर्ल्ड में हम सब जो हमारा टेक्नोलॉजी है वो हम समझेंगे। अगर मान लीजिए कि मैं ऐसा एक इक्विपमेंट बनाऊं जो पूरा हिंदी में मैंने उसका मैनुअल लिख दिया, चलो भाई आपने हिंदी में मैनुअल लिखा, लेकिन आप दूसरी लैंग्वेजेस में भी तो मैनुअल लिखो, जिससे बाहर की कंट्री का अगर कोई उस इक्विपमेंट को यूज़ करना चाहता है तो उसको समझ में तो आए कि इसको कैसे चालू करना है, कैसे बंद करना है ना। तो सादा हिंदी, सिर्फ हिंदी में लिखने से सबको थोड़ी हिंदी आती है या सबको थोड़ी इंग्लिश आती है ना। अब जैसे चाइनीज़ कोई इक्विपमेंट आ रहा है, तो वो चाइनीज़ इक्विपमेंट वाले इंग्लिश में भी आपको लिख के देते हैं कि भाई दिस इज़ द मैनुअल फॉर इट। ये थोड़ी कि वो मैंडरिन में ही सिर्फ लिख के दे देते हैं कि नहीं अब चाइनीज़ पढ़ना सीखो तो ही चलाना आएगा, वरना नहीं आएगा। इसी कारण से वी वांट अ यूनिवर्सल सिस्टम टू आइडेंटिफाई लोकेशन ऑफ अ पॉइंट, एंड coordinate geometry helps us to provide that universal system. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ने हमारी मदद करी, मैथमेटिशियंस ने इसको डेवलप करा और बताया कि ये आपकी मदद करेगी किसी भी प्लेन पे किसी पॉइंट की लोकेशन समझने में, है ना। और उनने बताया कि ये वाला सिस्टम हर कंट्री के लोगों को समझ में आना चाहिए, तो उनने इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया। अब देखो ये सिस्टम काम कैसे करता है। मैंने आपको बताया ये सिस्टम की शुरुआत कैसे होती है। किसी भी प्लेन सरफेस पे अगर आप ऐसा डायग्राम निकाल लेते हो, तो आपने ये सिस्टम को उस प्लेन सरफेस पे अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है। मतलब अब इस प्लेन सरफेस पे कोई भी पॉइंट अगर मार्क होगा, तो वो इसके रूल्स के अंदर, इसके रूल्स को अबाइड करेगा, इसके रूल्स को फॉलो करेगा। तो अब कैसे फॉलो होता है, ध्यान से देखो। जैसे हमारी आइडेंटिटी की बात करूं, हमारे कोई भी अगर एज अ स्टूडेंट हूं, तो मेरा पहचान कैसे निकाली जाती है, मेरा नेम रहता है और मेरा सरनेम रहता है। जब ये दोनों बातें मेरे बारे में मालूम चलती हैं, तो आपको मेरी आइडेंटिटी रिवील हो जाती है, आप पहचान जाते हो कि ये किसकी बात कर रहे हैं। वैसे ही अगर प्लेन सरफेस पे कोई पॉइंट है और वो प्लेन सरफेस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को फॉलो कर रहा है, तो उस पॉइंट को हमेशा 2 कोऑर्डिनेट्स की मदद से रिप्रेजेंट किया जाता है। इनको कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। ये है x कोऑर्डिनेट और ये है y कोऑर्डिनेट। दीज आर नोन एज कोऑर्डिनेट्स। मतलब आप एक तरीके से x को मान लो नेम और y को मान लो सरनेम, ठीक है। तो मतलब अगर कोई प्लेन सरफेस है जो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉलो कर रहा है, मैंने ये आपको बार बार कह रहा हूं, एक प्लेन सरफेस पे ही फॉलो करता है, और आपने बोला कि हाँ मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉलो करता हूं, तो आप किसी भी पॉइंट को लोकेशन अगर बताना चाहते हो, तो उस पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए 2 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है। इन दोनों को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स। दीज आर नोन एज कोऑर्डिनेट्स। जिसमें ये वाला कहलाता है x कोऑर्डिनेट, ये वाला कहलाता है
वाई कोऑर्डिनेट, है ना। इनका एक और स्पेशल नाम भी रहता है। अगर एक्स कोऑर्डिनेट है तो उसको कहते हैं एब्सिसा, और अगर वाई कोऑर्डिनेट है तो उसको कहते हैं ऑर्डिनेट। ये इनके टेक्निकल नाम है। तो आप टेक्निकल नाम नहीं भी बोले तो चलता है, आप सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हो। मतलब अब किसी प्लेन सरफेस के ऊपर अगर आपको किसी पॉइंट को लोकेट करना है तो हमेशा लोकेशन के लिए आपको उसकी एक्स की वैल्यू और आपको उसकी वाई की वैल्यू स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। हाँ, आप उस शर्त यह है कि आप उस प्लेन पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉलो करते हो। अब कैसे अप्लाई करते हैं, ध्यान से देखो। अगर एक्स और वाई की जगह हम नंबर्स लिखते हैं, एक्स की जगह भी कोई नंबर लिखा जाता है विद साइन, साइन का बहुत इंपॉर्टेंस है, हाँ। और वाई की जगह भी कोई नंबर लिखा जाता है विद साइन। अब मान लो मैंने एक नंबर लिख दिया 1,2, मैंने एक नंबर लिख दिया 1,2। तो आपने देखा कि यार ये 1 के आगे भी पॉजिटिव साइन है, 2 के आगे भी पॉजिटिव साइन है। अगर दोनों नंबर्स, दोनों कोऑर्डिनेट्स के सामने पॉजिटिव साइन रहता है तो वो पॉइंट हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है। तो वो पॉइंट हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है। ये बात ध्यान रखना, अगर दोनों ही नंबर्स के आगे पॉजिटिव साइन रहता है तो वो पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है। अगर एक नंबर के आगे नेगेटिव, यानी एक्स के आगे नेगेटिव और वाई के आगे पॉजिटिव साइन रहता है, नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव, एग्जाम्पल -1,2, तो ये पॉइंट हमेशा सेकेंड क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है। दिस पॉइंट रिजेंबल्स द सेकेंड क्वाड्रेंट। सिमिलरली अगर आपके पास नेगेटिव कॉमा नेगेटिव का सिंबल रहे, यानी -1 कॉमा -2, तो ये पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है। ये पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट को तब बिलोंग करता है। और अगर आपके सामने पॉजिटिव डॉट नेगेटिव का सिंबल रहे, so this point belongs to fourth quadrant. Positive dot negative, this is the fourth quadrant. ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको ये बात बताया था कि ये जो क्वाड्रेंट का नंबरिंग सिस्टम है ये आप बदल नहीं सकते। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ के फॉर्म में ही रहता है। दिस कैन नॉट बी चेंज्ड एट ऑल, आप इसको बदल नहीं सकते। आपको सिर्फ, अगर मैं नंबर्स दूंगा, अगर आपको प्लेन सरफेस के ऊपर जो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को फॉलो कर रहा है, उस पे अगर आपको किसी पॉइंट की लोकेशन निकालनी है, सो यू रिक्वायर कोऑर्डिनेट्स फॉर दैट लोकेशन। उस पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए आपको कोऑर्डिनेट्स की मदद लगती है। कोऑर्डिनेट्स का लिखने का तरीका हमेशा ऐसा ही होना चाहिए। ब्रैकेट्स, स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर y शुड फॉलो x। आप ऐसा कभी मत करना गलती से भी कि सर आज तो मुझे इच्छा हुई तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया, ये कंप्लीटली गलत हो जाएगा। कभी भी y पहले नहीं लिखा जाता और x बाद में नहीं लिखा जाता। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो कि हमेशा फॉलो करना पड़ता है। x ही पहले लिखा जाना चाहिए और y की वैल्यू बाद में लिखी जानी चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको सबसे पहले अभी बताया कि कैसे किसी नंबर को, अब मैं क्या करूंगा, कुछ नंबर्स आपको दूंगा और आपको बोलूंगा कि भाई आइडेंटिफाई करो ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है।
तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करने के पहले उनका साइन ऑब्जर्व करना कि उन नंबर्स के आगे कैसा साइन लगा हुआ है। साइन को देखकर आप ये चार्ट देखना कि हाँ यार ये चार्ट में ये साइन वाले नंबर इस क्वाड्रेंट में आते हैं, तो आप वहां से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। फॉर सपोज अगर मैं एक नंबर दे दूं यहां पे 4, -5, मैंने एक नंबर दे दिया 4, -5, तो आपने देखा 4 का साइन तो पॉजिटिव है, 5 का साइन नेगेटिव है, तो ऐसा कौन सा है पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये आना चाहिए फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये आना चाहिए फोर्थ क्वाड्रेंट में। आया? तो अब आप किसी भी पॉइंट की लोकेशन किसी भी क्वाड्रेंट में आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा पॉइंट किस लोकेशन में आ रहा है। होपफुली यस। ठीक है, नाउ आई मूव अहेड with the other part of this syllabus.